डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। देखिए, टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको पता है जब से डिलाइट आईएएस के मंच की स्थापना हुई है, तो मेरी पहली कोशिश ये रही है कि हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए गुणवत्ता युक्त सामग्री उपलब्ध हो पाए, है ना? तो कहीं न कहीं पर आप जानेंगे कि ये संस्थान हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए समर्पित है। अब आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं, लगातार सवाल, मैसेज और कमेंट के माध्यम से पूछ रहे हैं कि सर यूपीएससी में इंग्लिश की क्या इम्पोर्टेंस है, किस तरह से उसकी ज़रूरत है और क्या यूपीएससी में सिलेक्शन के लिए इंग्लिश आना ज़रूरी है? ये सब चीज़ उनके मन में दुविधा बनी हुई है क्योंकि आप ये देखिए कि जिस तरह से मैं आपको कई बार खुद भी बोलता हूँ कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस या गूगल या इंटरनेट का इस्तेमाल करें आप यूपीएससी की तैयारी के लिए, है ना? तो कई बार ऐसे नोट्स होते हैं जो इंग्लिश में बहुत अच्छे क्वालिटी कंटेंट के फॉर्म में हमें मिल जाते हैं, तो उनको पढ़ने के लिए भी कई बार इंग्लिश का इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा चीज़ उनके मन में ये तनाव का इश्यू ये रहता है कि सर यूपीएससी में इंग्लिश को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? तो ये जो सारे सवाल हैं इंग्लिश को लेकर, इनका हम लोग कोशिश करेंगे कि आज जवाब खोज पाएँ, है ना? और साथ में आपको एक बेहतरीन स्ट्रेटजी मैं बताने की कोशिश करूँगा जिससे आप इंग्लिश पर बहुत अच्छी कमांड कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि इंग्लिश को क्या यूपीएससी में सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है क्या इंग्लिश? अब इसको ध्यान से समझिए। जो आपके मन में हौवा बना रखा है, चाहे वो टॉपर्स हों या कोई ऐसे लोग हों जिन्होंने बोला हो कि इंग्लिश के बिना आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है, सबसे पहले इस चीज़ को समझें। देखिए, इंग्लिश यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंस इतना नहीं रखती है जितना आप समझें कि इसके बिना हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता है ना? बट हाँ, इसके बिना भी नहीं हो सकता है, वो मैं इसका कारण आपको बताता हूँ। देखिए, यूपीएससी में आपको पता है कि जो कई बार प्रश्न होता है, प्रीलिम्स का जो पेपर होता है, कई बार उसका हिंदी वर्जन जो होता है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। पहली चीज़ तो यहाँ पे समझिए। उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है क्या कि हम यूपीएससी का जो इंग्लिश वर्जन जो है, साथ में क्वेश्चन इंग्लिश के दिए होते हैं, उसको देख पाएँ क्योंकि उसी को यूपीएससी ने भी ये डायरेक्शन में बोला हुआ है कि अगर कल को जाके कोई दुविधा होती है, तो इंग्लिश वर्जन जो है क्वेश्चन का, वो ज़्यादा इम्प्रूव माना जाएगा और उसी को ऑथराइज़्ड माना जाएगा। तो आपको उसके लिए ऑन द स्पॉट अगर आपको पता है कोई क्वेश्चन हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है, आप उसमें इंग्लिश का देख सकें, इसके लिए इंग्लिश की थोड़ी-सी इंपॉर्टेंस है। दूसरा आप देखेंगे कि यूपीएससी में जो 9 पेपर मेंस में है ना, उसमें इंग्लिश क्वालीफाइंग का पेपर है। उसमें आपको क्वालीफाई करोगे तभी बाकी पेपर्स चेक हो पाएँगे। तो कहीं न कहीं पर अगर वहाँ पर इंग्लिश अच्छी नहीं है, मान लो इतनी भी अच्छी नहीं चाहिए कि दिन-रात आप पागल हो जाएँ उसके लिए, बट इतनी भी वीक नहीं होनी चाहिए कि आप कम से कम वो पेपर क्वालीफाई ना कर सकें। क्योंकि आप सोचिए कि अगर वो पेपर आपका क्वालीफाई नहीं होता है, तो बाकी जो चीज़ें हैं, इतना जीएस पे वर्क किया हो, इतना ऑप्शनल पे वर्क किया हो, इतना एस्से पे काम किया हो, उसका कोई रेलेवेंस बचेगा क्या? वो सब वेस्ट हो जाएगा ना। तो वहाँ पर भी इंग्लिश इम्पोर्टेंट है। तीसरी एक चीज़ समझें, अगर आप में से बहुत सारे बच्चे इंग्लिश में इंटरव्यू देना चाहते हैं, उनको अच्छा लगता है या कई लोग नहीं भी देना चाहते हैं, तो हिंदी में इंटरव्यू देने का मतलब ये नहीं होता है कि आप हर एक टर्म हिंदी में यूज़ करें। इससे क्या होता है, जो इंटरव्यू बोर्ड होता है, उस पर भी बहुत अच्छा प्रभाव नहीं जाता है। उनको ये लगता है कि बच्चा कहीं न कहीं पर इंग्लिश के साथ सहज नहीं है। अब इस चीज़ को समझिए। वो आपसे क्यों चाहते हैं कि आप इंग्लिश में सहज हों? आप इस चीज़ को समझिए कि जब आप ट्रेनिंग के लिए लबासना में जाते हैं, तो बहुत मैक्सिमम ट्रेनिंग आपकी इंग्लिश के वर्ड्स में होती है। दूसरा आप ये देखेंगे कि जब आप सिलेक्शन लेके या आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होके प्रशासक के तौर पर आप जब नियुक्त होते हैं, ठीक है? किसी जिले में जाते हैं डीएम के फॉर्म में, एसडीएम के फॉर्म में या डीएसपी के आईपीएस के फॉर्म में जाते हैं आप, तो ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो इंग्लिश के फॉर्म में आपके पास आते हैं। तो ऐसी स्थिति मान लीजिए आप दक्षिण भारत में ट्रांसफर है आपका, वहाँ पर आपको वही कैडर मिलता है, तो ऐसे वहाँ पर तो कंप्लीट इंग्लिश में ही वर्क होता है। तो आपसे एक्सपेक्ट ये करता है यूपीएससी कि इंग्लिश आपकी इतनी अच्छी हो कि आप थोड़ा बहुत उसको पढ़ सकें और उसको साइन कर सकें, क्योंकि अगर आपको वो इंग्लिश नहीं आएगी, तो उस तरह के डॉक्यूमेंट और दस्तावेजों को आप हस्ताक्षरित कैसे करेंगे? तो ये सब चीज़ें अगर आप थोड़ा-सा दिमाग में रखेंगे, तो आपको लगेगा कि इंग्लिश इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ सेलेक्ट होंगे, ये तो चलो मान लीजिए बाद की चीज़ें हैं कि प्रशासक के तौर पर आप नियुक्त हों, बट सिलेक्शन के लिए भी तो इंग्लिश ज़रूरी है। कौन-सी चीज़ें कि आप देखो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस जैसी जो जो न्यूज़पेपर हैं, कई बार वो हमें खुद पढ़ने होते हैं, है ना? कई बार हमें उसकी जो एडिटोरियल डिस्कशन है, उस पर काम करना पड़ता है। कई बार हमें गूगल का सहारा लेना पड़ता है, वहाँ पर हर चीज़ हिंदी में अवेलेबल नहीं होती है। तो उसको कई बार कैसे नोट्स होते हैं, कोई रिपोर्ट होती है गवर्नमेंट की जो इंग्लिश में अवेलेबल है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप थोड़ा-सा इंग्लिश पे काम कर लेंगे, तो इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। अब ये चीज़ तो आप समझिए,
मेरा बिल्कुल समझाने का मतलब ये है कि इंग्लिश को लेके हवा नहीं बनाना है कि इसके बिना सिलेक्शन नहीं होगा, छोड़ नहीं देना चीजें, लेकिन इसको बिल्कुल नजरअंदाज भी नहीं कर देना है, थोड़ा थोड़ा काम इस पे करना है। जितना हम लोग हिंदी में जीएस पे वर्क करते हैं उसका कुछ 1% आप थोड़ा सा वर्क इस पे करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग ये देखते हैं, हम लोगों ने इंपॉर्टेंस डाल ली ना कि यूपीएससी में इंग्लिश की क्या इंपॉर्टेंस है, इसको आप लोग अच्छे से समझ गए। अब हम लोग इस पर बात करते हैं कि इंप्रूव कैसे करें। थोड़ा सा कैटेगरी के अकॉर्डिंग देखें। देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको इंग्लिश और हिंदी में बहुत अच्छी कमांड है, दोनों ही लैंग्वेज पर। तो आपको फिर तो बिल्कुल मुझे लगता है कि आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से अपना काम करते चले जाइए। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी हिंदी तो बहुत अच्छी होगी और इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं होगी, ये कैटेगरी ज्यादा लोगों की है। इन लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि इंग्लिश का जो एक स्टार्टिंग पॉइंट है वो है आपका न्यूज़पेपर, है ना? कोई भी एक न्यूज़पेपर। और मैं कहता हूं, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं ना तो आप इंडियन एक्सप्रेस को चुने, ठीक है? क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की लैंग्वेज जो है, भाषा जो है, वो बहुत आसान है। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में दो डिफरेंस है, आप ध्यान से समझिएगा। द हिंदू एक तो लेफ्ट की आइडियोलॉजी है, वो तो चलो ठीक है, एक अलग चीज हो गई विचारधारा के स्तर पर। दूसरा, द हिंदू में और इंडियन एक्सप्रेस में डिफरेंस ये है कि जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, जो डिक्शनरी के वर्ड हैं, वो हिंदू में ज्यादा टफ होते हैं, इंडियन एक्सप्रेस में उसी को आसान रूप में बताया जाता है। तो आप शुरुआत किससे करेंगे? आसान से ही करेंगे ना। तो न्यूज़पेपर एक अपनी सबसे पहले हैबिट में लाइए, कोई भी एक इंग्लिश न्यूज़पेपर आप थोड़ा सा उसको पढ़ना शुरू करें। जिन बच्चों के पास इंग्लिश पेपर न्यूज़पेपर अवेलेबल करने की भी क्षमता नहीं है और वो चाहते हैं कि सर थोड़ा बहुत इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप इंडियन एक्सप्रेस और इकोनॉमिक टाइम्स के जो एडिटोरियल आते हैं ना, उसको थोड़ा सा पढ़ना शुरू करें तो आपको इंग्लिश में एक हेल्प मिलेगी। स्टार्टिंग आप यहाँ से करेंगे। दूसरी चीज आप इंप्रूव कैसे करेंगे? देखिए, जो न्यूज़पेपर में वर्ड्स आते हैं, कोई ऐसे वर्ड होंगे जो आपको लगेगा कि इसके मीनिंग आपको नहीं पता है, तो उसमें से एडिटोरियल में 4 से 5 वर्ड लिख लें। मैक्सिमम 5 होंगे या 10 होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। जो आप बाकी सब आपको पता होगा क्योंकि बेसिक लैंग्वेज होती है उसमें, तो उन वर्ड्स को लिख लें। उसका बाद उनके मीनिंग निकाल के डिक्शनरी से लिखें। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसी के साथ मिलता जुलता काम ये है कि आप इंग्लिश टू हिंदी कोई भी डिक्शनरी उठा के घर में ले आएं। बहुत आसान, बहुत सस्ते रूप में आपको मिल जाती है वो। उसको लेके घर में रखें और डेली 5 वर्ड, ठीक है, शुरुआत से कर सकते हैं आप। जैसे अल्फाबेट ए से स्टार्ट करिए, और हर डिक्शनरी में ऐसी चीजें होती हैं। तो आप डेली 5 वर्ड इंग्लिश के वहां से लिखें, अपनी एक नोटबुक बनाएं और उसका मीनिंग हिंदी में लिख लें। और कोशिश करें कि उन वर्ड्स को अपने डेली रूटीन में आप यूज कर पाएं, आपकी लैंग्वेज में वो आ पाएं। तो इससे क्या होगा, वो वर्ड जब आपको पेपर में दिखेंगे, एडिटोरियल में दिखेंगे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, है ना? तो अगर आप सोच के देखिए, रफली भी अगर आप आइडिया लेंगे कि 5 वर्ड अगर आप रोज करते हैं ना, तो 150 वर्ड्स आप हर महीने कर पाएंगे, ठीक है? और बेसिक से स्टार्ट करेंगे तब दिक्कत नहीं होगी। साथ साथ और आप मुझे एक बात बताइए, इन 5 वर्ड्स के लिए कितना टाइम चाहिए आपको? किसी एडिटोरियल को पढ़ने के लिए 10 से 15 मिनट, ठीक है, अगर आप पढ़ते हैं। और दूसरा, 5 वर्ड डेली लिखते हैं तो इसके लिए तो मुझे लगता है 3 से 4 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। उसको लिख लीजिए, फिर रिवाइज करते रहें। जब आपके 150 वर्ड्स हो जाएं, उसको एक बार फिर महीने में देख लें। फिर अगले महीने में 150 वर्ड्स हो जाएंगे, फिर उसको देख लें। तो इससे रिवाइज भी होता रहेगा, उसके सेंटेंस के फॉर्म में आप डेली यूज भी कर रहे हैं और इंग्लिश धीरे धीरे आपकी इंप्रूव होने लगेगी। आप इस चीज को ध्यान से समझें कि कई बार अगर आपको लगे कि नहीं, मुझे थोड़ा अपना इंग्लिश का लेवल चेक करना है कि मेरा इंग्लिश का लेवल किस लेवल पे है ना, तो आप क्या करें, यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का पेपर है ना, और यूपीएससी मेंस में इंग्लिश क्वालिफाइंग का पेपर है, तो प्रीलिम्स के पेपर का जो जीएस का वर्जन है, जीएस पेपर जो 1 है, उसको इंग्लिश में पढ़ के देखें। अगर आपको लग रहा है कि उस क्वेश्चन को आप इंग्लिश में पढ़ के समझ पा रहे हैं ना, तब आपको दिक्कत नहीं होगी, तब आप समझ लो कि इंग्लिश मुझे ओवरऑल ठीक है, मुझे थोड़ा सा इंप्रूव करना है। अगर आप इंग्लिश में जीएस के क्वेश्चन भी नहीं समझ पा रहे हैं, इसका मतलब आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा कमजोर है। ये तो हो गया अपने आप को जज करने का तरीका। इंग्लिश का प्रीवियस ईयर का पेपर आप इसका उठाए, प्रीलिम्स का, उसमें सिर्फ इंग्लिश वर्जन पढ़ें, हिंदी मत देखें। फिर देखें कि आप समझ पा रहे हैं क्या, ऑप्शंस जो उसमें दिए आप समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बन पा रही है। अगर ये चीजें हो रही है, इसका मतलब आपकी इंग्लिश इतनी बुरी नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा आपको इंप्रूव करना है ना? अगर लगता है कि उसमें दिक्कत है, फिर आपको थोड़ा सा इंग्लिश पे अच्छा वर्क करने की जरूरत है, और शुरुआत ऐसे ही होती है। 2-3 चीजों से ज्यादा मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता इंग्लिश पे। आप पहली चीज, थोड़ा सा 5 से 6 वर्ड डेली लिखें डिक्शनरी के, उसको इस्तेमाल में लाएं, है ना? कोई बहुत बड़ा कोर्स करने की जरूरत नहीं है। बच्चे कई बार होता है ऐसे भी पूछते हैं कि सर हम इंग्लिश क्वालिफाइंग के लिए कोर्स कर लें, या इंग्लिश के लिए हम बहुत सारा वर्क करने लग जाएं। देखिए, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना है किसी सब्जेक्ट को लेकर जिसकी इंपॉर्टेंस उतनी ज्यादा नहीं है। अब मुझे बताइए, क्वालिफाई करना है ना इस पेपर को, उतना तो आप साथ साथ रेगुलर रह के कर सकते हैं ना। हर चीज के लिए टीचर क्यों चाहिए आपको? हर चीज के लिए कोर्स क्यों चाहिए? थोड़ा सा खुद से वर्क कर लेंगे तो क्या दिक्कत है उसमें?
है ना? तो इसको ध्यान से समझना है कि डेली रूटीन में अगर 5 से 10 वर्ड नए सीखते रहेंगे, डेली रूटीन में 10-15 मिनट वर्ड टाइम जो है 10-15 मिनट न्यूज़पेपर को देते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इससे ज़्यादा मत दें, आपका टाइम चाहिए भी नहीं। और ये डेली करते-करते वो कहते हैं बूँद-बूँद से घड़ा भरता है। थोड़ा-थोड़ा करते आप एक दिन देखेंगे आपकी इतनी बड़ी डायरी प्रिपेयर हो जाएगी, इतने इंग्लिश के वर्ड आप लिख लेंगे और फिर लास्ट में उनको रिवाइज़ करते रहें। हर महीने 150 वर्ड्स होते हैं, उसको रिवाइज़ कर लें। अगले महीने फिर रिवाइज़ करें, पिछले वालों को भी रिवाइज़ करें। इससे क्या होगा रूटीन में इतनी अच्छी इंग्लिश आपकी इंप्रूव हो जाएगी, आपको कभी लगेगा भी नहीं कि इंग्लिश को लेकर आपको कभी कोई दिक्कत रही है। अब तीसरी कैटेगरी उन बच्चों की है जिनकी ना तो इंग्लिश अच्छी है, ना हिंदी अच्छी है। उनको दोनों ही उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि वो क्या कौन-सी भाषा उनकी अच्छी है। अब ध्यान से समझिए, उनको तो देखिए पहली चीज़ हिंदी पे कमांड करना शुरू करना होगा और हिंदी के लिए आपका होता है कि आप न्यूज़पेपर पूरा पढ़ें। है ना? कोई भी हिंदी का एडिटोरियल है वो पढ़ने की कोशिश करें, किसी नावल को आप खरीद लें, है ना? होते हैं ना नॉवल उनको खरीद लें, उपन्यास जो होते हैं उनको पढ़ने की कोशिश करें, हिंदी की कोई कहानियाँ खरीद सकते हैं, साहित्य की कुछ चीज़ें आप अपने जीवन में ला सकते हैं, इससे धीरे-धीरे भाषा पे कमांड बनेगी। ऐसे बहुत कम बच्चे होंगे बट हाँ, हैं ऐसे भी लोग जिनकी हिंदी भी अच्छी नहीं है। तो आपको भी थोड़ा-सा हिंदी पे वर्क करके इंग्लिश के लिए वही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है जो मैंने अभी सबके लिए बताई है। इससे क्या होगा धीरे-धीरे आप देखेंगे कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव होने लगेगी। कोई भी हर चीज़ के लिए इस तरह से मत रहिए, कोई बहुत बड़ी इंग्लिश नहीं चाहिए आपको यूपीएससी में, एक लिमिटेड इंग्लिश का नॉलेज आपको होना चाहिए, बट उतना तो होना ही चाहिए। क्योंकि आप सोचिए क्वालिफाइंग इंग्लिश का जो पेपर होता है, उसमें ऐसे लिखना है, उसमें कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्रेसी राइटिंग करनी है उसमें, तो उतना तो आपको कमांड आना चाहिए ना। अगर उसमें भी नहीं लिख पा रहे हैं, उसमें भी मार्क्स नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा आपका बताइए? इतनी ज़्यादा बुरी भी इंग्लिश नहीं होनी चाहिए और एक चीज़ मुझे बताइए बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट ये रहता है कि सर जब से मैंने इंग्लिश मीडियम से ग्रेजुएशन की है मेरी हिंदी कमजोर हो गई है या किसी ने हिंदी में की है तो उनको लगता है मेरी इंग्लिश कमजोर हो गई है। ये आपको नहीं लगता ये बहुत ही ज्यादा वेग एक्सक्यूजेस हैं, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आप सोचिए कितने सारे लोग हैं जिनकी भाषाओं पर अच्छी सारी कमांड होती है, एक भाषा के साथ वो बहुत सारी चीजें करते हैं। आप मुझे देखिए, मेरा पंजाबी लिटरेचर ऑप्शनल है तो मैं पंजाबी गुरमुखी में वहीं पर मेंस में लिखता भी हूँ। उससे पहले मेरा हिंदी माध्यम रहा है तो मैं बाकी पेपर हिंदी से हिंदी में लिखता हूँ और तीसरा क्वालिफाइंग इंग्लिश का पेपर मैं देता हूँ। तो आप तीनों चीजें क्वालिफाई करके बहुत अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं कि नहीं। आपका एक एक कहीं ना कहीं पर यूपीएससी बोर्ड के सामने भी तो मैसेज आता है कि कितनी भाषाएं एक साथ आप तैयार कर रहे हैं, इतना आसान नहीं है। तो बैलेंस करके चलने में क्या दिक्कत है। आप चाहें तो 2 से 3 भाषाएं 4 भाषाओं पे कमांड करते रहें, क्यों भागते हैं किसी एक भाषा से। इंग्लिश इतनी ज्यादा इसको हम लोगों ने हवा बना दिया है, लेकिन ये इतनी मुश्किल भाषा नहीं है। हिंदी इतनी मुश्किल भाषा है जिसको जिनको इंग्लिश आती है उनको हिंदी नहीं सीखी जाती है। बट आपने वो भाषा सीख ली तो इंग्लिश से कोई कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। तो आपको थोड़ा-सा वर्क करना पड़ेगा, इसको लेकर साथ-साथ चीज़ें करते रहें, डिक्शनरी का इस्तेमाल करें, न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ें, हो सके तो कोई इंग्लिश का नॉवल भी ले सकते हैं, उसको पढ़ने की कोशिश करते रहें, इससे धीरे-धीरे आपको लगेगा कि आपको चीज़ें समझ में आने लगी हैं। ठीक है? तो ये सब कुछ चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी के रूटीन में ला सकते हैं, अपनी रणनीति में शामिल कर सकते हैं। देखिए, स्मार्ट स्ट्रैटेजी और स्मार्ट वर्क कुछ अलग नहीं होता है। ये चीज़ें बाकी बच्चे नहीं कर रहे हैं, जो चीज़ें बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ें हम अपने जीवन में ले आएँ और सभी पेपर्स को साथ लेके चलें। मैं शुरू से कह रहा हूँ आप लोगों को, इंग्लिश क्वालिफाइंग का पेपर है उसको साथ लेके चलना है, संडे वाले दिन एसे पढ़ना है ना? हर चीज़ को लेके चलो ना, सीसेट को साथ-साथ तैयार करते रहना है। क्यों किसी एक पे लगे हुए हो तो बाकी चीज़ को इग्नोर कर रहे हो? जब पता है यूपीएससी में हर चीज़ इक्वल लेवल पर हमें चाहिए। हाँ, ये रेलेवेंस थोड़ी कम हो सकती है कि भाई इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, इसकी कम है, बट छोड़ तो कुछ भी नहीं सकते ना। तो साथ-साथ अपनी ये सब तैयारियाँ आप करते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता है आपको दिक्कत होगी। ठीक है? तो आप लोग इस तरह से अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को करते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद।